बात आई है कि 56% पिछड़ा वर्ग अपने दरवाजे पर खाट पे बैठा हुआ है। सवर्ण लोग सामने से गुजरते हैं तो उनको खाट से खड़ा होना पड़ता है। वर्तमान में स्थिति मध्य प्रदेश की है। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर धारा। आज हमारे साथ में चौधरी विकास पटेल हैं, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में एक दमोह जिला है। दमोह जिले में पुरुषोत्तम कुशवाहा नाम का एक नौजवान नव युवक है। उसके साथ में सवर्णों भेदभाव किया है। भेदभाव किस प्रकार किया है कि एक सवर्ण व्यक्ति के उसके पैर दिलवाए उसके द्वारा। ये आज पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश के अंदर 52% है। 52% पिछड़ा वर्ग होते हुए पिछड़ा वर्ग के साथ व्यवहार किया जा रहा है। इस पर पिछड़ा वर्ग आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है वर्तमान में? देश में तमाम घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी ओबीसी के साथ में और एससी एसटी के साथ में बड़े पैमाने पर हो रही। उन घटनाओं की जड़ में इस देश में जो वर्ण व्यवस्था है और जाति व्यवस्था है, वो उन घटनाओं की जड़ में है। बिल्कुल। इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर आरएसएस बीजेपी की सरकार है और उनकी जो मानसिकता है वो मनुवादी किस्म की मानसिकता है। और इसकी वजह से जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो जो कार्यवाही होनी चाहिए प्रशासन के द्वारा, वो कार्यवाही ना होने की वजह से इस प्रकार की घटनाओं को करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ता है और इससे इस प्रकार की घटनाएं और ज्यादा बढ़ रही हैं। तो ओबीसी समाज को इस बात को जानने और समझने की जरूरत है कि इन घटनाओं की जड़ में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था है। एक तरफ जब वोट लेना होता है तो ओबीसी को हिंदू कहा जाता है, एससी एसटी को हिंदू कहा जाता है, लेकिन जब उनके अधिकार की बात आती है, उनके सम्मान की बात आती है, उनके बराबरी की बात आती है, तो उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता है, सम्मान नहीं दिया जाता है, बराबरी नहीं दिया जाता है। तो इससे ओबीसी को समझने की जरूरत है कि ये लोग मूलतः मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं। और जो हिंदू धर्म ये जिसको बता रहे हैं वो मूलतः हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। क्योंकि रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति कहीं हिंदू नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मणों को ऊंचा बताया गया है, बाकी सबको नीचा बताया गया है। दूसरी तो बात ओबीसी के लोगों को जो ब्राह्मण धर्म को हिंदू के नाम पर उनके ऊपर थोपा जा रहा है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। हिंदू के नाम पर ब्राह्मण धर्म थोपा जा रहा है और ब्राह्मण धर्म में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, भेदभाव है। तो जब ब्राह्मण धर्म हिंदू के नाम पर ओबीसी के ऊपर थोपा जा रहा है तो ओबीसी उसका शिकार बन रहा है। इनको जगाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं आप। पूरे राष्ट्रीय लेवल पर एक आंदोलन छेड़ रखा है वाम सेब के द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा। दूसरी बात ये है कि अभी एक वर्तमान में सीएम मोहन यादव जी हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने एक आवाज उठाई थी कि आने वाले समय में सरकार एक विधेयक पारित करेगी। उस विधेयक में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण हम लोग देंगे। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो 15,000 पेज का एक फाइल पूरी पेश की सुप्रीम कोर्ट में। उस रिपोर्ट में एक निकल करके ये बात आई है कि 56% पिछड़ा वर्ग अपने दरवाजे पर खाट पे बैठा हुआ है। सवर्ण लोग सामने से गुजरते हैं तो उनको खाट से खड़ा होना पड़ता है। वर्तमान में स्थिति मध्य प्रदेश की है। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस देश में जो पिछड़े वर्ग की समस्याएं हैं वो अंग्रेजों और मुगलों ने नहीं पैदा किया है, बल्कि इस देश की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो वर्ण और जाति पर आधारित है, उसकी वजह से ये समस्याएं हैं। तो इससे ओबीसी को बाहर निकलना पड़ेगा। ओबीसी अगर मनवादी विचारधारा के लोगों का, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों की सरकार बनाएगा और दूसरी तरफ चिल्लाएगा कि हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो ये दोनों कैसे चलेगा? दूसरी बात ये उसी आइडियोलॉजी के लोगों की सरकार बना रहे हो जो असमानता पर विश्वास कर रहे हैं, आपको हक अधिकार नहीं दे रहे हैं और अन्याय अत्याचार होने पर आप चिल्ला रहे हो। तो ओबीसी को ये तय करना पड़ेगा कि अब हमको किधर खड़े होना है। हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करने वालों के साथ खड़े होना है, या हम अगर 52% 60% हैं तो हमारे जैसे जो दूसरे अधिकार वंचित लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, माइनॉरिटीज के लोग हों, उनको साथ में लेकर के हमको अपना विकल्प खड़ा करना है। ये ओबीसी को सोचने की जरूरत है। ब्राह्मणवादी विकल्प से बाहर निकलने से जब हम हुक्मरान बनेंगे तो हम अन्याय अत्याचार खत्म कर सकते हैं, छुआछूत ऊंच नीच खत्म कर सकते हैं, भेदभाव खत्म कर सकते हैं। नहीं तो ये होगा
और ये तो लिखा गया है ना, बकायदा ग्रंथों में लिखा गया है, तो बराबरी पर नहीं बैठ सकते। तो लिखा तो यहाँ तक गया है कि अगर ऊंचे स्थान पर शूद्र बैठ जाए तो पीछे से मांस काट कर निकाल लेना चाहिए, लिखा तो यहाँ तक गया है। अभी मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव जी हैं, जब उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में सरकार जैसे विधेयक लेकर के आती 27% आरक्षण लेकर के आएगी, तो इस पर वो वर्तमान में बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होते हुए सवर्णों ने उनका विरोध किया है। सवर्णों ने विरोध नहीं किया है, वो ज्यादा माइंडेड लोग हैं, वो एक तीर से कई निशाने खेलते हैं। नरेंद्र मोदी रिटायर होने वाले हैं, बिल्कुल, और दूसरे ओबीसी चेहरे को बीजेपी को जरूरत है। जब ब्राह्मण विरोध करेगा तब तो ओबीसी अपना नेता मानेगा। बिल्कुल, बात समझने की जरूरत है। अगर बीजेपी आरएसएस ईमानदार होती तो तमिलनाडु का आरक्षण संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त करवा दिया गया है, तो मध्य प्रदेश का आरक्षण क्यों नहीं संविधान के 9वीं अनुसूची में डाला जा सकता? और 50% आरक्षण सीमा जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, वो तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण आने के बाद खत्म हो गई। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार चाहे तो 50% आरक्षण सीमा के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून ला सकती है। जो कर सकती है वो नहीं कर रही है। हमने कोर्ट में ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, इसका प्रचार कर रही है और उनके ही लोग विरोध कर रहे हैं ताकि ओबीसी का आदमी उसको नेता माने। चूंकि ओबीसी में चेतना बढ़ रही है, ओबीसी जागृत हो रहा है, तो वो अपनी एक आइडियोलॉजी की तरफ जाना चाहता है। तो अब बीजेपी के अंदर ही इस प्रकार का माहौल पैदा किया जा रहा है कि लोग मोहन यादव के खिलाफ हैं ताकि ओबीसी मोहन यादव के नाम पर बीजेपी को वोट दे। जब बीजेपी को मोहन यादव के नाम पर वोट दे या नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे, वोट कहाँ जमा होगा? सही है, सही, बीजेपी में जमा होगा ना। चाहे मोहन यादव के नाम पर वोट दीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी। बीजेपी में किसी मंत्री की कोई हैसियत है? नहीं, नहीं। आरएसएस की हैसियत है ना। आरएसएस किसका है? आरएसएस ब्राह्मणों का, ब्राह्मण चलाते हैं। जब आरएसएस ब्राह्मण चलाते हैं, इसका मतलब जो वास्तविक सत्ता है वो ब्राह्मणों के पास में है, बाकी मुखौटे हैं। सर, आप 2011 से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारतीय मुक्ति मोर्चा के माध्यम से जाति आधार जनगणना पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, वो आज तक ये आंदोलन जारी है। लेकिन बीजेपी का भी बयान आया आंदोलन का ही नतीजा है। उस आंदोलन का तो नतीजा है कि 2 बैसाखी पर सरकार आ गई। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो सेंटर गवर्नमेंट है अभी बीजेपी की, ये 2 बैसाखी पर है, एक नीतीश कुमार की, एक चंद्रबाबू नायडू की। ये ओबीसी जो जागृत हुआ इसकी वजह से आ गई। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो वो क्यों बनाया गया वो भी है, लेकिन राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर, दूसरी बात ये है कि अभी मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा नाम का एक संगठन है, वो कार्य कर रहा है वर्तमान में। वो भी बहुजन समाज के बड़े पैमाने मुद्दे उठा रहा है। एक अपना फ्रंट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। क्या दोनों संगठन मिलकर लड़ाई आगे लड़ना चाहिए? हम तो तमाम जो इस प्रकार के संगठन हैं उन सभी लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। कोई ये हमारे घर की अकेले की लड़ाई थोड़ी है। और हम मध्य प्रदेश में आते हैं तो ओबीसी महासभा के साथ ही हमारे कार्यक्रमों में आते हैं और हम लोग मिलजुल करके बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कार्यक्रम करते हैं और उनके आंदोलनों को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, वो भी करते हैं। तो मिलजुल कर इस देश में काम करने की जरूरत है, केवल किसी एक संगठन की नहीं, बल्कि जितने भी इस प्रकार के वैचारिक संगठन हैं और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उन सभी को। नहीं तो कुछ संगठन ऐसे भी चल रहे हैं मध्य प्रदेश में भी और देश में भी। वो आज ओबीसी की बात करेंगे, कल कांग्रेस में चले जाएंगे, फिर ओबीसी की बात करेंगे, फिर बीजेपी में चले जाएंगे। तो ऐसे भी काम हो रहा है, तो ऐसे लोगों से सतर्क भी रहने की जरूरत है। धन्यवाद सर। आज हमारे साथ में चौधरी विकास पटेल थे, जो पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे सामने कही। मैं प्रदीप कुमार नाग, आप देख रहे हैं अम्बेडकर धारा। चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक करें। धन्यवाद। जय भीम।